Hello students, this is next lecture on spectroscopy, and in this lecture we are going to discuss certain terms. Basically मैंने ये लेक्चर दो पार्ट्स में बनाया है, तो इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं रिलीज करूंगा उन दोनों में ही हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एब्जॉर्प्शन और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो देखने जा रहे हैं। हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए रेडिएशन का जो रेडिएशन एमिट करेगा, और जो हमारा सैंपल होता है उसको हम एक सैंपल होल्डर में या एक होल्डर सिस्टम में रखते हैं। अलग अलग तरह की टेक्निक्स के लिए जो ये सैंपल होल्डर होता है ये अलग अलग तरीके का होता है, तो हम एक जनरल कंसिडर कर लेते हैं कि एक क्यूवेट है जिसमें हमने सैंपल को रखा है। देन हम यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं उसको डाल रहे हैं। तो जो अलग अलग प्रोसेस हम ऑब्जर्व करते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस। बेसिकली जो हमारा सैंपल होता है, जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती है उनमें से कुछ रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और बची हुई रेडिएशंस को जो निकल जाती है उनको हम ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं। तो जो रेडिएशन निकल गई है उसके लिए जो फिनोमेना टर्म हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। देन ये भी देखा जाता है कि कुछ रेडिएशन सैंपल मॉलिक्यूल से टकरा करके स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में, तो ऐसी रेडिएशंस को स्कैटर्ड रेडिएशंस बोलते हैं। स्कैटरिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, आगे चल के हम देखेंगे कि स्कैटरिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, रेलिंग स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। रेलिंग स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर स्कैटर्ड रेडिएशन की भी वही फ्रीक्वेंसी है, इस तरह की स्कैटरिंग को रेलिंग स्कैटरिंग बोला जाता है। बट इन केस अगर स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तब इस तरह की स्कैटरिंग को रमन स्कैटरिंग बोला जाता है। देन दूसरा टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरा जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं एमिशन। तो एमिशन बेसिकली तब होता है जब हम सैंपल को या तो हीट करते हैं या फिर हम उस पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं। तो ऐसे केस में सैंपल मॉलिक्यूल्स या एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं इस हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब ये जो रेडिएशंस निकलती हैं इनको एमिटेड रेडिएशन बोला जाता है, और इस फिनोमेना को एमिशन बोला जाता है। अब जैसा कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिस्कस करा था कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि जो एटॉमिक सिस्टम और मॉलिक्यूलर सिस्टम्स होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इन्हीं क्वांटम स्टेट्स को यानी इन्हीं एनर्जी स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन की बात करते हैं। सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। सो जैसा मैंने बताया था, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटर, देन हार्मोनिक ऑसिलेटर सजेस्ट दैट एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्वांटाइज्ड। ये हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स के जो वीडियोस थे मैंने आपको पहले शेयर करे थे, तो इन सारे सिस्टम्स में हमने देखा था, जैसे हाइड्रोजन एटम का केस देखा था, या फिर रिजिड रोटेटर का केस देखा था, या हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देखा था। तो इसमें हमने देखा था कि जो ये सिस्टम्स थे इन सिस्टम्स में जो एनर्जी हमें मिली थी वो क्वांटाइज मिली थी। देन इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कंटिन्यूस नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे, डिस्क्रीट होंगे, और उनके बीच में वेल सेपरेटेड गैप होगा, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे वो। और ऑब्वियसली अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में हमें ट्रांजिट करना है तो हमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। अभी एनर्जी हमें बेसिकली तीन तरीके से मिल सकती है। पहला तरीका होता है यहाँ पे कि अगर हम सैंपल के ऊपर यानी एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालें, या फिर हम उसको हीट करें, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका या फिर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करें उसमें। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइट करते हैं, या फिर पहले से एक्साइटेड मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल में आकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर जो रेडिएशन एमिट होती है इन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी को हम स्टडी कर पाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए भी बात ट्रू है, देन वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए भी और रोटेशनल एनर्जी के लिए भी। और जैसा कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज लाने के लिए यूवी विजिबल रेडिएशन डालनी पड़ती है, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए आईआर रेडिएशन डालनी पड़ती है, और रोटेशनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन हमें सैंपल के ऊपर डालनी पड़ती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हैं तब बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन मॉलिक्यूल
ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिट कर जाता है और इस तरह के ट्रांजिशन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये स्टडी जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है और कौन सी रेडिएशन एमिट हुई है इन दिस प्रोसेस, इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। ऑब्वियस है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और जब वो रिवर्ट करेगा वापस ग्राउंड स्टेट में तो तब जो रेडिएशन निकलेंगी वो यूवी विजिबल रीजन में ही निकलेंगी। सिमिलर केस हमने देखा था इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए कि जब इंफ्रारेड रेडिएशंस पास करी जाती हैं तो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल का हमने केस लिया था वहां पर। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो पहले नॉर्मली लोअर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा होता है, बट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हायर रेडिएशन उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और ऐसा होने को हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बोलते हैं। देन अगेन इन द इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन हमने देखा था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो लोअर स्टेट में, वैसे नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में जो क्वांटम मैकेनिकल आउटकम होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है रिजिड रोटेटर के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है यानी 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है रिजिड रोटेटर के लिए दैट इज 0, यानी ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होगा वो रोटेट नहीं कर रहा होगा, बट हम अज्यूम करते हैं कि से कोई ग्राउंड स्टेट है जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है। सो एब्जॉर्प्शन होगा अगर माइक्रोवेव रेडिएशन का, सो ये मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करने लग जाएगा और ऐसा होने को हम बोलेंगे रोटेशनल ट्रांजिशन। अब यहाँ पर जो हमने केस देखे हैं ये एब्जॉर्प्शन के ही केस देखे हैं। अगर मॉलिक्यूल किसी भी एक्साइटेड स्टेट में होगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो वो वापस आएगा अगर ग्राउंड स्टेट में, तो वापस ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और जो डिफरेंस होगा एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में उतना एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस प्रोसेस को हम एमिशन बोलेंगे। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मॉलिक्यूल रिटर्न करेगा तो जो रेडिएशन निकलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो यूवी विजिबल रीजन की रेडिएशन होंगी। सिमिलरली जब एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट से लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में मॉलिक्यूल आएगा तो जो रेडिएशन निकलेंगी वो हायर रेडिएशन होंगी और इसी तरीके से जब एक्साइटेड रोटेशनल स्टेट से मॉलिक्यूल ग्राउंड रोटेशनल स्टेट में आएगा तो जो रेडिएशन रिलीज होंगी दैट विल बी इन माइक्रोवेव रीजन। सो जिस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। दैट मीन्स कि एब्जॉर्ब कराने के लिए जिस तरह की रेडिएशन चाहिए होती हैं उसी तरह की रेडिएशन निकलती हैं जब एमिशन होता है। तो इसको और डिटेल में हम देखते हैं। सो नाउ अब हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम केस लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जो रेडिएशन निकल रही होती है जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा होगा ऐसी रेडिएशंस की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि दी स्टडीज आर फोकस्ड ऑन रेडिएशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट गोज फ्रॉम a state of high energy to a state of lower energy. Then this method uses a source to excite the sample from lower to excited state. It is obvious कि हमें पहले एक सोर्स चाहिए होगा जो मॉलिक्यूल को लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए और जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आए तो वो रेडिएशन एमिट करे। एंड देन लास्ट पॉइंट इज व्हेन मॉलिक्यूल और एटम्स रिवर्ट बैक टू ग्राउंड स्टेट देन एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन टेक्स प्लेस। जब मॉलिक्यूल या एटम अपनी रिवर्ट बैक मीन्स जब वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो रेडिएशन का एमिशन होगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से इस इलस्ट्रेशन से समझ रहे हैं। यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, आर्बिटरी स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। दैट इज ऑब्वियस कि जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो ये स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हो जाएंगी, जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हो जाएंगी और जब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो ये रोटेशनल स्टेट्स हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम सैंपल को प्रीवियसली पहले से हीट करेंगे तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट मींस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में भी होता है। तो मैंने अभी एक केस लिया है हीटिंग का और यहाँ पे ये जो एक्साइटेशन होगा इससे मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। देन जब मॉलिक्यूल या कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो ये रेडिएशंस को एमिट करेगा
और ये जो प्रोसेस होगा इसको एमिशन बोला जाएगा। अब एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो नोन एग्जांपल्स हैं, कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं, दैट इज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। दीज आर टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को कलेक्टिवली टोटल ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, और स्पेसिफिकली ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस फिनोमेना होता है उनको स्टडी करने का ये तरीका होता है। नाउ वी आर स्टडिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Absorption spectroscopy involves the study of radiation that are absorbed by the sample molecules. This study uses a source to excite the sample from lower to excited state. इस स्टडी में क्या होता है कि हम रेडिएशंस को डालते हैं सैंपल के ऊपर, और जो सैंपल होता है वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एनर्जी डिफरेंस है उसमें अलग अलग लेवल्स के बीच में। तो उन लेवल्स के हिसाब से उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिस रेडिएशन की एनर्जी सफिशिएंट होगी या इक्विवेलेंट होगी उन दोनों लेवल्स के बीच के डिफरेंस के। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड देन अगर हम बहुत अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस को डालेंगे, एक रेंज डालेंगे, जैसे हमने से स्पेसिफिक रेडिएशन ना डाल करके हमने एक रेंज डाली। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि से हमारा एक सैंपल है जो 300 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब करता है, तो हम एग्जैक्टली 300 नैनोमीटर भी डाल सकते हैं, और हम जनरली क्या करते हैं एक ब्रॉड रेंज डालते हैं 200 से 400 नैनोमीटर की जितनी भी रेडिएशंस होंगी, इस वेवलेंथ की जो भी रेडिएशंस होंगी सबको डाला जाएगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये अपने आप करता है, उसमें हम सेटिंग कर देते हैं, तो वो एक एक करके अलग अलग रेडिएशंस को डालता है और कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन को चेक करता जाता है। सो जब हम ब्रॉड बैंड ऑफ रेडिएशन डालेंगे, ब्रॉड बैंड मीन्स जब हम एक रेंज ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस को डालेंगे सैंपल के ऊपर, तो सैंपल के मॉलिक्यूल्स उनमें से उन्हीं रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा जो किसी एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट होंगे, और बाकी रेडिएशंस को जाने दिया जाएगा, यानी उन रेडिएशन का ट्रांसमिटेंस हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन अ ब्रॉड बैंड ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आर डायरेक्टेड एट अ सैंपल, द सैंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन, यहाँ पे एब्जॉर्ब मिसिंग है, सॉरी, विद डेफिनेट वेवलेंथ व्हिच हैव इक्विवेलेंट एनर्जी as the energy gap between ground state and excited state. Then last point is the absorbed wavelength will be missing from the original spectrum after it has passed through the sample. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम broad band of wavelength of radiations sample के ऊपर डालेंगे तो उनमें से कुछ radiations sample absorb कर लेगा depending upon कि उसमें कौन से energy levels हैं, और obvious है कि ये radiations जो हमें डिटेक्टर में बाहर जो रेडिएशन सारी निकल के आएंगी उनमें से ये वाली जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई होंगी वो मिस हो जाएंगी, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गई होंगी। तो इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें कुछ रेडिएशंस गायब हो जाएंगी, हट जाएंगी, या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी एब्जॉर्प्शन की वजह से, इस तरह के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। वेल, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी किसी एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा, वो इस बात पे डिपेंड करेंगी कि उसमें जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनके बीच में गैप कितना है, और ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे और उनकी जो सेपरेशन होगा, गैप होगा उनके बीच में, ये उस एटॉमिक सिस्टम और मॉलिक्यूलर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होगी, और इसीलिए अलग अलग एटॉमिक सिस्टम या मॉलिक्यूलर सिस्टम अलग अलग तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, और यही यहाँ पे बेसिस है अलग अलग तरह की सब्सटेंसेस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कैरेक्टराइज करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का और उनकी प्रॉपर्टीज को जानने का। अब जैसा कि हमने देखा था एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आर जनरली एमिशन टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपीज, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दीज आर ऑल एब्जॉर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपीज। यानी इन सब में हम रेडिएशन डालते हैं और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है हम उसको स्टडी करके जो सैंपल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। सो इन जनरल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, हम इस तरह से बता सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, ट्रांजिट होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इरेडिएट करी जा रही है सैंपल के ऊपर। सो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा और ये जो प्रोसेस है इसको एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा। अब हम एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम को कलेक्टिवली देख रहे हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट्स की डेफिनेट एनर्जी होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, एंड स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
जो कंसिक्वेंट ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, उनमें सेम एनर्जी का चेंज आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि इसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं और एब्जॉर्प्शन होगा। सिमिलरली जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा प्रीवियस हीटिंग की वजह से, तो जब वो रिवर्ट करेगा वापस आएगा तो भी ट्रांजिशन होगा, और जो रेडिएशन निकलेगी उसको एमिटेड रेडिएशन बोला जाएगा। अब पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हो रही थी किसी दो गिवन स्टेट्स के बीच में, उसी तरह की या उसी फ्रीक्वेंसी या उसी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी जब हम सेम सैंपल को प्रीवियसली हीट करके उसमें हम एमिशन कॉज करेंगे। यानी कि अगर सीधा सीधा बोला जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और एमिशन स्पेक्ट्रम में किसी गिवन सैंपल के लिए, गिवन कंडीशंस के लिए, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और जो रेडिएशन निकलेगी, एमिट होगी, उन दोनों की वेवलेंथ सेम होती है। सो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ऊपर ये एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये नीचे हम यहाँ पर एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम का। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे हमें ब्लैक लाइंस मिल रही हैं। ब्लैक लाइंस क्यों मिल रही हैं? क्योंकि ये रेडिएशंस, इन वेवलेंथ की रेडिएशंस को हाइड्रोजन एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और यहाँ पर हमें कलर लाइंस क्यों मिल रही हैं? क्योंकि इन रेडिएशंस को जब हमने हाइड्रोजन सैंपल को हीट करा होगा और हाइड्रोजन एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए होंगे, तो उन्होंने इन रेडिएशंस को एमिट करा होगा। ये कलर रीजन है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे हमें कलर दिख रहा है। और हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिकली कि अगर हमें कलर्ड बैकग्राउंड मिलता है और डार्क लाइंस मिलती हैं तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और जब हमें डार्क बैकग्राउंड मिलता है और कलर्ड लाइंस मिलती हैं तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब जो मैं आपको केस समझा रहा था कि किसी भी सिस्टम के लिए जो दो स्टेट्स होंगे, कोई भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उन दोनों के बीच की एनर्जी डेफिनेट होती है, दैट इज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी इन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर सेम सिस्टम है और सेम कंडीशंस हैं, सेम स्टेट है, तो इन दोनों की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बराबर होगी। तो हम हाइड्रोजन एटम के केस में साफ साफ देख रहे हैं कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है वही रेडिएशन एमिट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली विजिबल है एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम है। ये जैसे कि हम वेवलेंथ की टर्म्स में देख रहे हैं, तो जो हमें पीक्स मिल रही है यहाँ पर, ये डेप्थ, ये जो फ्रैक्चर्स हमें दिख रहे हैं इस पीक में, दीज आर एक्चुअल पीक्स फॉर हाइड्रोजन एटम। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एक और दूसरा तरीका है प्लॉट करने का, और ये बेसिकली विजिबल रीजन में है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो हमें जो पीक्स यहाँ पर डाउन साइड मिल रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वही पीक्स एमिशन स्पेक्ट्रम में अप साइड मिल रही है। डाउन साइड क्यों मिल रही है? क्योंकि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई होंगी तो इनकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ये पीक्स अप साइड क्यों मिल रही है हमको? क्योंकि ये रेडिएशन एमिट हुई होंगी तो इनकी कुछ ना कुछ डेफिनेट इंटेंसिटीज होंगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम एटम का, सोडियम एटम के स्पेक्ट्रम का। जो ये ऊपर फिगर है, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फिगर है फॉर सोडियम एटम, और नीचे हम यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड देख रहे हैं और उसमें कुछ कलर लाइंस देख रहे हैं। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे हम इस येलो रीजन में एक लाइन देख रहे हैं। दिस इज वेरी फेमस लाइन नोन एज सोडियम डी लाइन, और ये बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए इस पर्टिकुलर रेडिएशंस को यूज करा जाता है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां पर हमको लाइन मिल रही है, एमिशन स्पेक्ट्रम में भी वहीं उसी वेवलेंथ पर हमको लाइन मिल रही है। और आप कलर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ कैसे कंफर्म हो रही है। जो रीजन, जिस रीजन में ये लाइन थी वो येलो रीजन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि येलो रीजन की ही रेडिएशन यहाँ पर एमिट हो रही है। तो ऑब्वियस है कि इनकी वेवलेंथ जो होगी वो सेम होगी। तो आप चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें या एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, बस पीक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि ये वाला केस था हाइड्रोजन एटम का, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस में,
तो अगर एब्जॉर्प्शन पीक्स होंगी वो डाउन साइड होंगी, और एमिशन पीक होंगी तो वो अप साइड होंगी। तो हाइड्रोजन एटम का केस और सोडियम एटम के केस को देख करके हम ये समझ गए हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमें पीक्स मिलेंगी वो सेम वेवलेंथ पे या सेम फ्रीक्वेंसी पे या सेम वेव नंबर पे हमको मिलेंगी। तो हम दोनों में से किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स या एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। सो प्रेजेंट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन एंड उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में जाना है, और हमने देखा है कि किस तरह से रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसमिटेंस होता है और स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग दो टाइप की हमने देखी, रेले स्कैटरिंग जिसमें स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, और रमान स्कैटरिंग सेकंड टाइप था जिसमें स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो डिफरेंट होंगी। देन हमने एमिशन का केस देखा। एमिशन में हमने देखा कि अगर हम सिस्टम को हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो सैंपल रेडिएशंस को एमिट करता है और इन रेडिएशंस को एमिटेड रेडिएशन बोला जाएगा। फिर हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स थे, हाइड्रोजन एटम का केस या रिजिड रोटेटर का केस या हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस, इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और उनमें डेफिनेट गैप होता है, और ये डेफिनेट गैप डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम होगा, एटम्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेट क्या होगा। उसके बाद हमने एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा, और हमने देखा कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो होती हैं वो बेसिकली एमिशन टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं। देन हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR, IR, माइक्रोवेव, NMR, ये सब एब्जॉर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं जिसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और हमें कुछ सिग्नल्स, कुछ पीक्स मिलती हैं। देन हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन को कलेक्टिवली देखा, और हमें ये पता चला कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसी वेवलेंथ की रेडिएशन सेम सैंपल सेम कंडीशन में एमिट होगी जब हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे होंगे। और लास्टली हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सोडियम के स्पेक्ट्रम से ये समझा कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि अगर सेम कंडीशंस होंगी और सेम फेज की अगर हम बात कर रहे होंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें जो पीक मिलेगी या जो लाइन मिलेगी वो सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स बच रही हैं जैसे कि सिलेक्शन रूल, फॉरबिडन ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशंस, ये सब टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।